अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया की ही एक फॉर्म है, ठीक है, उसी की ही एक टाइप है, या हम कह सकते हैं एक न्यू मोड है, एक नया तरीका है जनरल एनेस्थीसिया को देने का, डैट इज़ टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं डैट इज़ प्रोपोफोल। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड है, ठीक है, ड्रग जो हम देते हैं एनेस्थीसिया के लिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट हम कह सकते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है फॉर गिविंग एनेस्थीसिया इज प्रोपोफोल। ठीक है, इसको हम देते हैं किस तरह है, इंट्रावेनस देते हैं। ठीक है, और इस प्रोपोफोल ड्रग के साथ हम शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड्स दे रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है हम रेमी फेंटानिल दे रहे होते हैं। ठीक है, ओपियोइड्स पेन किलर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि पेशेंट स्ट्रेस फ्री होता है, पेशेंट को कोई स्ट्रेस नहीं होता। पेशेंट को स्ट्रेस क्यों नहीं होता? क्योंकि पेशेंट को इन्हेलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कोई भी जो ड्रग इन्हेल नहीं करनी पड़ती, इसलिए पेशेंट स्ट्रेस फ्री होता है। इसमें हम जो है जनरल एनेस्थीसिया के अंडर हम हर तरह की सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आ रही होती हैं स्पेशल सर्जरीज, ठीक है, लाइक कार्डिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी वगैरह, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होती हैं। ठीक है, वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर नहीं होती। और जो लास्ट इसका एडवांटेज है डैट इज़ कि हम पेशेंट को किसी भी पोजीशन में उसको बिठा भी सकते हैं। ठीक है, उसको हम लेटा भी सकते हैं किसी भी पोजीशन में। इसमें कोई भी जो है हम कोई ये नहीं होता कि बस पेशेंट को लेटाना है या उसकी ये पोजीशन अडॉप्ट करवानी है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में हम पेशेंट को किसी भी पोजीशन में, कोई भी पोजीशन उसको अडॉप्ट करवा सकते हैं। पेशेंट को आसानी से बिठाया और लेटाया जा सकता है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। इसकी 4 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन डैट इज़ रिलेटेड टू इंट्यूबेशन, जो हम सांस की नाली लगाते हैं उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं एनेस्थीसिया देने के लिए, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन जनरल जो हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू इंट्यूबेशन, जो सांस की नाली हमने लगाई है उसकी वजह से पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो पेशेंट के लिप्स, टीथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स वगैरह का ट्रोमा हो सकता है। ठीक है, हमने जो इंट्यूबेशन की है, ट्यूब लगाई है, उस ट्यूब की मिसप्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, वो जो ट्यूब है वो मिसप्लेस होकर हमारे ओसोफेगस वगैरह में जा सकती है और वहाँ पे जाके सेरिब्रल हाइपोक्सिया कोज कर सकती है। ठीक है, सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन वो हो गई मिसप्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, ठीक है, इन द ओसोफेगस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इसके जो एसोफेगस है वो डैमेज हो सकता है, और उसका डैमेज होने की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है डैट इज़ ओसोफिजियल परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, एसोफेजियल के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनकी इंजरी हो सकती है जब हम ट्यूब पास करेंगे। ठीक है, न्यूमोथोरक्स हो सकता है। न्यूमोथोरक्स हमें पता ही है कि क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर या फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है। ठीक है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है। एटिलेक्टेसिस भी हमें पता है कि कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स को एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स आ सकता है, पेशेंट के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। ठीक है, जब हम वहाँ से ट्यूब पास करेंगे तो वहाँ पे जो है स्पैज़म हो सकता है, डैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकोस्पाज्म। और लैरिंग्स का अगर स्पाज्म होगा डैट इज़ कॉल्ड लैरिंजियोस्पाज्म। ये हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में देखते हैं कि लैरिंजियोस्पाज्म क्यों होता है, और एरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड कॉम्प्लिकेशंस है डैट इज़ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू ड्रग्स। जब भी हम पेशेंट को ड्रग देते हैं तो हमने पीछे भी पढ़ा था फेजेस के अंदर जनरल एनेस्थीसिया की कि सेकंड फेज थी कि हमने ड्रग को मेंटेन रखना था। ड्रग को मेंटेन रखने का मतलब ये था कि हमने कंटिन्यूस ड्रग देनी थी पेशेंट को एनेस्थीसिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे थे हेलोथेन, आइसोफ्लुरिन, ये तो इन्हिलेशनल ड्रग्स थी। ठीक है, गैसेस की फॉर्म में थी, हम पेशेंट को स्प्रे वगैरह की फॉर्म में दे रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम इनके जो है देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। जो हेलोथेन है हमारे पास, ये जो है ये क्या करती है, लीवर डैमेज कर सकती है, हेपेटिक डिसफंक्शन कर सकती है। ठीक है, लीवर डैमेज कर सकती है। लीवर डैमेज करेगी तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट को सीवियर हेपेटाइटिस होगा लीवर डैमेज की वजह से, तो वो उसको लीवर नेक्रोसिस की तरफ लेके जाएगा। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो हार्ट के मसल्स पे है। ठीक है, ये हार्ट के मसल्स को अफेक्ट करता है।
हार्ट के मसल्स को अफेक्ट करेगा तो मायोकार्डियम जो हार्ट का मसल है उसकी क्या होगी, उसको डिप्रेस कर देगा। मायोकार्डियम जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी है वो कम होगी, तो क्या होगा, बॉडी की स्टेट में चली जाएगी, हाइपर परफ्यूजन की स्टेट में। सॉरी, बॉडी जो है वो हाइपो परफ्यूजन की स्टेट में जाएगी, ठीक है, हाइपो परफ्यूजन, क्योंकि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हुई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हुई। ज़्यादा होती तो जो है वो बॉडी जाती इन द कंडीशन ऑफ हाइपर परफ्यूजन, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई है, डिप्रेस हुई है, तो वो जाएगी हाइपो परफ्यूजन की स्टेट के अंदर। नेक्स्ट जो ड्रग है डैट इज़ आइसोफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है डैट इज़ सुज़ोमेथोनियम। सुज़ोमेथोनियम कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है, बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन इसके जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डैट इज़ ये हिस्टामीन लाइक रिएक्शंस कॉज करती है। हिस्टामीन क्या करता है, एलर्जी, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में हिस्टामीन लाइक रिएक्शंस कॉज करेगी, मीन्स एलर्जी काज करेगी, ठीक है। हाइपरकैलेमिया कॉज करेगी, हाई पोटेशियम लेवल, ठीक है, और क्या करेगी, परसिस्टेंट जो है वो ब्लॉक कर देगी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज काज करेगी, ठीक है, और हाइपरप्रेक्सिया काज करेगी। हाइपरप्रेक्सिया जो है वो हाई बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले हमारे पास है एटिलेक्टेसिस, हमने पहले पढ़ा, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, पल्मोनरी एस्पायरेशन हो सकती है। ये भी हम जो है जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर देखेंगे कि इसमें वही आ रहा होता है कि पेशेंट को हमने जो है ना सर्जरी से 4 घंटे पहले, तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले कुछ खाने नहीं देना होता, वरना उसकी वजह से पल्मोनरी एस्पायरेशन हो रही होती है। लैरिंजियोस्पाज्म हो रहा होता है। लैरिंजियोस्पाज्म क्या होता है कि जब हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट की एयरवे के अंदर, तो वहाँ से कहते हैं जो लैरिंग्स है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है, उसको हम लैरिंजियोस्पाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूमोथोरक्स हो सकता है। न्यूमोथोरक्स जो है, न्यूमोथोरक्स हमने अभी पीछे देखा कि थोरेसिक कैविटी के अंदर एरिया फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनिया। पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनिया किस तरह हो रहा होता है, नॉर्मली जब इन्फेक्शन होता है ना तो न्यूमोनिया नहीं होता, लेकिन सर्जरी के केस में न्यूमोनिया इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कफ रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा कि कफ रिफ्लेक्स वहाँ पे एब्सेंट होता है। कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो इट मीन्स कि वहाँ से जो म्यूकस की सक्रीशन वगैरह वो क्लियर नहीं हो रही, ठीक है, और म्यूकस की सक्रीशन क्लियर नहीं हो रही तो वहाँ पे इन्फेक्शन के ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम मौजूद है, तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करता है और वो निमोनिया काज करता है, ठीक है, जिसे हम पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया बोलते हैं। अब इन्फेक्शन होता क्यों है, पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल एयरवे पे होता है, ठीक है, बाहर से एनेस्थीसिया की मशीन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर मशीन उसको लगी होती है जिससे वो सांस ले रहा होता है, तो वहाँ से उस मशीन के थ्रू पेशेंट के लंग्स में जो है वो जा सकता है इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, और वो वहाँ पर जाके स्टेसिस काज कर सकता है। ज़्यादातर एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह के केस में पेशेंट जो है वो ज़्यादा देर के लिए रेस्पिरेटर मशीन पे होता है, खुद से सांस नहीं ले रहा होता, तो इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन जनरल आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हाइपोथर्मिया। हमने पहले पढ़ा कि जब भी पेशेंट की बॉडी ओपन होती है फॉर द सर्जरी तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया, हाइपर कैप्निया वगैरह हो रहा है। हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है। ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। ब्लड रिएक्शंस हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह हुई है तो। डायफ्रोसिस हो सकता है। डायफ्रोसिस क्या होता है, पेन की वजह से जो स्वेटिंग होती है ना उसे हम बोलते हैं डायफ्रेसिस, ठीक है। स्वेटिंग ड्यू टू पेन इज कॉल्ड डायफ्रेसिस। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई भी फायर या इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स वगैरह हो सकते हैं।